नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज मेरे साथ संजीव चंदन साहब हैं। संजीव चंदन जी ने अभी आप मेरे काफी चैनल पे, मेरे चैनल पे भी आप देखते रहते होंगे। बिहार को लेके, स्त्रियों की बात को लेके, सामाजिक न्याय की बात को लेके काफी मुखर रहते हैं। एक एक नई तरह की दृष्टि से उस समस्या को या उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। संजीव जी ने बड़ी मेहनत से अभी, और मतलब मेहनत इतनी कि मैंने इसको एक एक सिटिंग में पढ़ने की कोशिश की, 2 दिन में पढ़ा इसको। इन्होंने किताब लिखी है, राहुल गांधी व्याकुल मन का नायक। ये किताब संजीव जी की ऐसे के फॉर्म में है। बहुत सी राहुल गांधी की यात्रा को, और खास करके जो पॉलिटिकल यात्रा की बात हो रही है, ये कोई बायोग्राफी नहीं है। राहुल गांधी की उस विचारधारा को कहीं से समझने की कोशिश की गई है। कुछ प्रश्न हैं जो आम आदमी के मन में उठ रहे हैं, उसको उठाया है और उसके सॉल्यूशंस भी देने की बात कही है, जो इनके हिसाब से जो लेखक के हिसाब से कहाँ-कहाँ गलती हो रही है, कोर्स करेक्शन की बात है। तो संजीव जी, सबसे शुरुआत में ये, आपने ये जब किताब लिखी है तो आपने हरियाणा इलेक्शन तक इसको खींच के ले आए हैं, और कहाँ-कहाँ चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का कैसे सामना करना है, कहाँ-कहाँ स्ट्रैटेजी के रूप में राहुल गांधी को थोड़ा मजबूत होना होगा या उनसे गलतियां हो रही हैं, उस पे नजर डाली। ओवरऑल जब आप ये किताब लिख रहे थे तो उसका, उसके मूल में क्या था? आप एक सशक्त विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के रोल को थोड़ा सॉलिडिफाई करना चाह रहे थे। आपने कई जगह लिखा है कि समय नहीं है, अब समय, और सही बात है। ओवरऑल इसको मैं पहले प्रश्न इसलिए कर ले रहा हूं कि फिर यहां से जरा आपकी भूमिका समझ लें। इस किताब को लिखने का मूल उद्देश्य क्या था, संजीव जी? 2 वजहें आनंद सर मेरे सामने थी। आपने ये पूरी किताब पढ़ी और आप देख रहे होंगे कि एक इनसाइडर क्रिटिकल व्यू है इसमें। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लेकर के काफी उसका विश्लेषण करते हुए, और उसका प्रतिपक्ष है ये किताब। उसके प्रतिपक्ष के लीडरशिप की तलाश की एक जो बेचैनी होती है। एक सवाल हम सबके सामने है कि क्या हम बिना विकल्प के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तो एक है, बाय प्रोडक्ट है वो, और अभी 15 साल पता नहीं इनकी घोषणाएं क्या क्या हैं, तो क्या हम कोई बिना राजनीतिक विकल्प देखे हुए विदा हो जाने के लिए अभिशप्त हैं? हम तो खैर मिडिल एज में हैं, लेकिन फिर भी और चीजें, और हमारी आगे की पीढ़ी कितनी तैयारी है मुकम्मल तौर पे आरएसएस से लड़ने की भी, इसके बावजूद कि राहुल गांधी हेड ऑन करने की कोशिश करते रहे? तो एक तो प्रसंग हमारे सामने यह। दूसरा ये था कि सोशल जस्टिस को लेकर के कांग्रेस सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पर आए। इसमें आपने देखा होगा, हमने शक्ति सिंह गोहिल से पहला संवाद बनाया 2020 में, जब मैं बीमार भी था। तो ये हमारी कामना रही कि सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पर वो आए, और देर आयत दुरुस्त आयत, रायपुर वाले कन्वेंशन से राहुल गांधी और कांग्रेस आती भी है। लेकिन क्या ये आना, जो सोशल जस्टिस अपने आप में एक, इसकी अपनी एक वोकैबुलरी है, एक अपना इतिहास तो है ही, इसकी अपनी एक समझ होती है, और आगे इसको कहाँ ले जाना है, एक कोर्स सोशल जस्टिस ने पूरा कर लिया है। शरद यादव को देखा होगा आपने, पहला आभार मैंने शरद यादव को व्यक्त किया है। राहुल जी जिनको राजनीतिक गुरु भी व्यक्त करते रहे, शरद जी अक्सर कहते थे कि 30 साल का कोर्स हम लोगों ने पूरा कर लिया, जो हमें करना था, अब आगे की पीढ़ी को करना है। तो मेरे सामने सवाल था कि राहुल गांधी क्या इस 30 साल के कोर्स के आगे के सोशल जस्टिस को भी कैसे ले जाया जाए, क्या उसको समझ रहे हैं? ये मेरे सामने।
तीसरी बात थी वो है सिविल सोसाइटी। इसको भी मैं ये कर दूं कि कई लोग जो दिखते हुए सोशल जस्टिस के खिलाफ थे वो अचानक से राहुल गांधी के सोशल जस्टिस के साथ खड़े हो गए। तो सवाल सामने है कि क्या वो सच में सोशल जस्टिस के साथ खड़े हैं, या कई बार होता है वो एक सह दे के मात देना। तो राहुल जी ने यदि वो रास्ता ले ली है तो क्या उधर सह दिया जा रहा है, अंततः मात होने वाला है? ये 3 सवालों के साथ हम देख रहे थे और राहुल जी के खुद का जी मैं अपना इसका एक इम्प्रेशन बता दूं। एक तो दर्शकों को बता दूं कि 11 चैप्टर में बांटी गई है किताब। उसमें 170 पृष्ठ हैं। अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना, इसकी पहली शर्त यह है कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि आपको कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है उसको लेके आपके मन में बेचैनी होनी चाहिए। संजीव जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, मैं हो सकता है उसमें से कुछ पे इनके साथ राय से सहमत हूं, कुछ में नहीं हूं। लेकिन जो मैं संजीव जी इसमें देख रहा हूं कि वो शायद हम सब लोगों के मन में जो एक कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिग्री का फर्क हो सकता है। बाहर में जब आप कहिए तो लोग आपको और हमको, जब ये चैनल मैं चलाता हूं तो इसमें कहा जाता है कांग्रेस के दलाल हैं या कांग्रेस के नहीं, मैं इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। जब ट्रोल आते हैं तो आपको हम क्या कांग्रेस के और किसके दलाल होंगे, लेकिन गुस्सा तो कांग्रेस पे ही आता है। गुस्सा हम कोई जाके बीजेपी और आरएसएस पे तो करेंगे नहीं। तो उस भूमिका में मैंने जो मैं लार्जर क्वेश्चन को पहले कर लूं, फिर मैं स्पेसिफिक्स पे आ रहा हूं। कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक गुस्सा है हम लोगों का कि भाई इसको आज देश में अगर कुछ होना है तो उसका वाहक कांग्रेसी हो सकता है, और उस वाहक के सबसे लीडरशिप के रोल में राहुल गांधी है। तो शायद कहीं कहीं जो अपनी बेचैनी है, खिसियाहट है, खीज है, गुस्सा है, उनसे बहुत सी चीजें, उन सबका एक मिला जुला भी कारण था जो ये आपने किताब लिखी। मैं इसलिए इसको पूछ रहा हूँ क्योंकि वो इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिल्कुल, और वो एकदम एग्जैक्ट जो मर्म होती है किताब, किसी भी लेखक की या किताब का जो मर्म होता है, वहां आप एक पाठक के तौर पे और एक आलोचक के तौर पे आप उसकी बात कर रहे हैं। अंततः राजनीतिक स्थिति है क्या? केंद्रीय भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। ये आपको कांग्रेस विरोधी भी हैं, लेकिन यदि आप प्रतिपक्ष का स्पेस देखना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में है, बाय डिफॉल्ट है। यदि इतनी बड़ी लार्जर, इतनी विपक्ष का जो दूसरे दल हैं उनका इतना बड़ा रीच नहीं है, सिमटते हुए भी कांग्रेस जो है ना, कहते हैं कि 1.25 मन मरता हुआ हाथी भी 1.25 मन का होता है, तो अभी वो 1.25 मन का है। तो जब आप राजनीतिक विकल्प की बात करें तो बिना कांग्रेस के बात कर नहीं सकते। बिना कांग्रेस के जब आप राजनीतिक विकल्प नहीं देखते हैं तो जो लोग इस सत्ता के प्रभाव से जो बढ़ती हुई जो सांप्रदायिक जो बढ़ता हुआ विद्वेष है समाज में, जो एक खास किस्म का जनता में के भीतर जो अनरेस्ट है और वो उबल रही है और वो कह भी नहीं पा रही है। कई बार कुछ ऐसे सेफ्टी बॉल्व होते हैं। सब कुछ जब चुनाव जीतना ही एक मैकेनिज्म से ही सब कुछ तय हो रहा है, तो ऐसे दौर में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका तो समझ में आती है। उसी से बेचैनी पैदा हुई थी। हमने ये लिखा भी है, हम आपके यहाँ भी आते रहे और जगहों पे भी बात करते रहे कि समझ में तो आ रही थी बात कि कांग्रेस जब खास करके नीतीश कुमार के बाहर जाने के बाद जो चीजें हुई, समझ में आ रही थी कि ये अब बैटल लूज कर जाया गया है। लेकिन हम लोग 4 जून तक कई बार जिसको कहते हैं कि युधिष्ठिर सत्य जैसा कुछ बात करते रहे, और लगातार हमने इवन एडिटोरियल स्त्री काल का अंक जो आता है प्रिंट का, उसका एडिटोरियल भी हमने चुनाव के दूसरे फेज के बाद लिख लिया था और स्पष्ट लिखा था कि ये इंडिया गठबंधन नहीं चेस कर पा रहा है। तो उसमें सच में बेचैनी होती है कि आखिर 2024 में नहीं तो आप जब एक बार चौहान चुक गया तो चुक जाता है। मत चूको चौहान वाली बात मैं कह रहा हूं, तो चुक जाता है। ये था इसका एक तो राहुल गांधी के प्रति प्रत्याशा, कांग्रेस के प्रति प्रत्याशा, लेकिन ये नहीं जिस फॉर्म में कांग्रेस है या जैसे एक्ट कर रही है। यदि आप सामाजिक न्याय की गति पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा करना होगा, उसके लिए रियल टाइम में एक्ट करना होगा। रियल टाइम सर ये है कि आपके इर्द गिर्द यदि अखिलेश यादव हैं, मायावती भी हैं, मायावती अभी उधर हैं और उन पर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन मायावती हैं या तमिलनाडु में हैं या आप ही के दल में सिद्धारमैया हैं या दूसरे लोग हैं, तो उन सब के बीच से एक्ट करना होगा। उनके साथ कैसे रिश्ते, नीतीश जी भी हैं, लालू जी भी हैं,
तो उनके बीच से कैसे एक्ट करना होगा, एक तो ये है रियल टाइम का प्रश्न। दूसरा है कि आप 90s के दौर में जाकर के मंडल के पहले फेज के दौर में जाकर सोशल जस्टिस नहीं कर सकते। बात अब अति पे सोचिए कि सुबह प्रधानमंत्री भारतीय संविधान को तार तार करते हैं। एक जो संवैधानिक भूमिका होती है, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संवाद देखा जाना चाहिए सोमनाथ मंदिर को लेकर। तो सुबह प्रधानमंत्री यजमान बनते हैं और शाम में कर्पूरी ठाकुर को बधाई को भारत रत्न घोषित कर देते। आपने लिखा है उन्हें सोशल जस्टिस से मतलब नहीं, सोशल इंजीनियरिंग से मतलब है। राहुल जी चूक जाते हैं। तो आपको जब बातें अति पिछड़ा की ओर गई हैं या और दूसरी तरफ जा रही हैं, तो रियल टाइम में एक्ट करना होगा। ये प्रसंग ये सामने रहा और न देखकर एक बेचैनी तो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं आनंद सर जी। मैं एक दो चीजें मैं इसलिए कहूं कि मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा, जैसे अभी आपने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छे जिसको कहते हैं एक्टर है और झूठ बोलने में पारंगत है। इसमें तो इसमें शायद किसी को कोई कहने की वो दिक्कत नहीं, वो कुछ भी कह देते हैं और उसको उनके पास एक इकोसिस्टम है जो उसको सच में तब्दील करता है। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा संजीव जी, क्योंकि आपने डोरली भट्टा परसौल की बात की, राहुल गांधी के जनेव की बात की, उनके ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की बात की, लेकिन एक दो जगह मुझे लगा कि थोड़ा शायद थोड़ा हार्श इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी के पास कभी राजीव गांधी जैसा एक जो लग्जरी थी, 400 सीट की लग्जरी, इंदिरा गांधी, वो कंफर्ट कभी राहुल गांधी के पास नहीं रहा। राहुल गांधी जब भी आए सोनिया का, अब उसका विश्लेषण कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन राजीव गांधी से जब आप उनकी तुलना करते हैं या इंदिरा गांधी से, तो वो मुझे लगता है, लेकिन आप जब उनको जवाहरलाल नेहरू के साथ उनको मानते हैं कि उनको वहां से ड्रॉ करना चाहिए, मुझे लगा है कि हाल के दिनों में थोड़ा बहुत चेंज आया है, चीजें बदल रही हैं, उस तरह से शायद नहीं। लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों ने, अगर जवाहरलाल नेहरू की आप आत्मकथा पढ़ लीजिए, जितना डिटेल उस आदमी ने इस हिंदुस्तान को समझा है, मेरी अभी की उसमें, गांधी से मैं किसी को कंपेयर नहीं करता हूं, गांधी तो कंपेरेबल नहीं है किसी से, लेकिन मुझे जवाहरलाल नेहरू के बराबर उस दृष्टि का कोई नहीं मिलता। उस दृष्टि से भारत जोड़ो यात्रा को आपने जब ये लिखते हैं आप कि वो छवि निर्माण परियोजना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं आप हार्श हो गए हैं। वो ईमानदारी, अगर मुझे उसमें ईमानदारी झलकी थी, मैं भी उसमें कुछ दिन, एक दिन गया था, जम्मू में गया था, उस पे मैं, भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए राहुल गांधी का एक बड़ा है। वो राहुल गांधी कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक प्रयास तो बड़ा था, इसमें मुझे नहीं लगता है, लेकिन उसमें आपने उसको छवि निर्माण से ज्यादा जोड़ दिया। मैं जरा इस पे समझना चाहूंगा सर। राहुल गांधी का जो अपना व्यक्तित्व सामने आता है, और एक तरह से मैं तो कभी उनसे नहीं मिला या 1 to 1 में नहीं बैठा, एक बार डिनाई भी किया जब बात, लेकिन आप लोगों की आंख से, आप लोगों के कान से और आप लोगों के सामने एक तरह से था ही, जो आप जैसे लोग या जो भी लोग आमने सामने जिनका डिस्कशन हुआ है, एक तरह से एक भूमिका रही हुआ। तो एक सरल और सहज व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो मत नहीं। सरलता और सहजता की स्थिति यह है कि मैं यही एक किताब में आपने देखा होगा कि उनका ही कोट किया है कि वो यहाँ तक कह जाते हैं कि यदि मैं अपने परिवार से नहीं आया होता तो यहाँ नहीं होता। आप राजनीति में अपने परिवार आओ, पूरा एक उसमें ये है। और वो कहते हैं कि मुझे मेरे एक्शन से जज करो, इसमें मूलतः ये है। ये बहुत ईमानदार अभिव्यक्ति लगती है। तो हमने इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल जी ने क्या किया है। राजीव गांधी भी आए थे तो मिस्टर क्लीन की छवि थी, और राजीव गांधी ने मूलतः 2 चीजें जो कही थी, खास करके कहा था कि अपराधियों को ये नो भ्रष्टाचार, नो टॉलरेंस। बीपी सिंह बेचारे उसमें फंस गए, उन्होंने सीरियसली ले लिया राजीव गांधी को। हालांकि राजीव गांधी सीरियस ही लिए जाने लायक थे, लेकिन कोठरी होती है, लॉबी होती है, तो फंस गए उसमें। और चीजें आपने देखा, इतिहास सब कुछ सामने है। वही ईमानदारी लगभग राहुल गांधी व्यक्त कर रहे हैं जब वो बात हो रही होती है। लेकिन हमारे सामने सवाल है कि जब हम भट्टा परसौल देखते हैं, जब हम डोरली, और जो संयोग ये था कि राहुल गांधी का अपना ये, जिसको कई बार मैं इवेंट वाला कहता हूँ, इवेंट पॉलिटिक्स, वहीं से उसी साल हमने एज ए जिला कॉरेस्पॉन्डेंट टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। तो संयोग भी ऐसा रहा कि हम दोनों एक साथ टकरा गए। तो डोरली, बायफर्ड, बगल का सब कुछ हम देखते चल रहे हैं।
वहां से आप देखिएगा कि जब उस समय कांग्रेस सरकार में थी, राज्य में भी थी और यहाँ भी, फिर आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव की स्थितियां आती हैं तो लगातार मायावती और अखिलेश जी से टकराते हैं, तो उसमें चीजें बदलते रहती हैं, वहां मुझे अस्थिरता दिखाई पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हम जैसे, मैंने खुद भी नेशनल हेराल्ड में लिखा है, आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, और खुद कांग्रेस के नेताओं को भी कोट करते हुए कि चीजें कैसे, तो राहुल जी के एंड पर वो हो सकता है कि ईमानदारी है। हमारे यहाँ स्त्री काल पे भी मैंने महिलाएं जो उनसे मिली थी और बड़ी सीनियर एक्टिविस्ट हैं, उन सब से बात की थी, वो भी कि उनका टच बहुत मायने रखता है महिलाओं से जब आप गले मिलते हैं तो वो सब बड़ा अच्छा था, वो सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या उनकी टीम इसी फॉर्म में ले रही है? भारत जोड़ो यात्रा तक आपने देखा होगा कि मोहब्बत की दुकान और आदि तमाम चीजों की बात हो रही थी। कांग्रेस के एक्शन में मोहब्बत की दुकान तब नहीं दिखाई पड़ता है, जब खासकर जैसे जहां आपको एकदम सीधे सीधे मुसलमानों के मामले में बात करनी होती है, उसका जब दूसरी यात्रा होती है, पहली यात्रा तो अब लगा और उसमें बात की जाने लगी कंसिस्टेंसी आदि की, दूसरी यात्रा से लगता है कि पहली यात्रा भी और दूसरी यात्रा भी, क्योंकि वो वक्त इंडिया गठबंधन के शो ऑफ का था। उस वक्त से जो चीजें बिखरी हैं वो बिखरती चली गई। इवन हरियाणा चुनाव में भी हम सब ने महसूस किया कि काश आप उद्धव ठाकरे का 2 वोट भी यदि वहां नहीं होगा हरियाणा में, मानते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का भी होना, अखिलेश जी का होना तो अलग बात है, वो जाते तो एक प्रभाव पड़ता है एक बेल्ट में, तो वो चीजें बिखरी। इसलिए हमने कहा कि ये राहुल जी के छवि निर्माण परियोजना की तरह ही बनकर रह गया, इम्पैक्ट फैक्टर, और उसको हमने आंकड़ों में भी देखा है कि कैसे उसने आपने वो डेटा दिया है जो दर्शक इसको देखेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी जहां जहां से गुजरे हैं वहां पे कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव में। वो एक आंकड़े के जरिए संजीव, ज्यादातर सीएसडीएस पे हमने ट्रस्ट किया, सीएसडीएस पे ज्यादा ट्रस्ट किया। जी। मैं एक दो चीजें और इसलिए क्योंकि समय कम है, मैं इसको चाहूंगा कि एक बार एक अंक में और करें, लेकिन आज मैं आप एक व्यक्ति के प्रति आप बहुत उदार दिखाई दिए हैं। वो मैं पहले एक डिस्क्लेमर कर दूं, एक जमाने में मेरे बहुत घनिष्ठ थे, अब घनिष्ठ मित्र नहीं है, अब संपर्क भी नहीं के बराबर है। आप नीतीश कुमार को आपको ज्यादा ही लंबा रूप देते नजर आए, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बिहार की पॉलिटिक्स में आज जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में अगर एक पॉलिटिकल आदमी को एक किसी कमिटमेंट के साथ खड़े हुए विपक्ष में देखता हूं तो उसका नाम लालू यादव है। बिल्कुल। नीतीश जी वहां नहीं खड़े होते हैं। नीतीश जी जैसे आप हरदम आप उसको कि नीतीश जी को ये नहीं मिला इसलिए वो चले आए, उनको ये देना चाहिए था इसलिए वो इंडिया गठबंधन। नीतीश जी अगर लार्जर रोल के लिए थे तो नीतीश जी को भी बहुत सी चीजें इग्नोर करनी चाहिए थी। नीतीश जी अगर आज लालू यादव को आप कुछ भी कह लीजिए, जो पॉलिटिक्स समझता है उसके लिए लालू यादव उस सब चारा घोटाले, उस सब बेईमानी के बाद ये माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस आरएसएस की विचारधारा के अगेंस्ट बिल्कुल रॉक की तरह खड़ा हुआ है। वहां पे नीतीश जी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं विचारधारा में। आपने मुझे उनको काफी लिवरेज दिया है, ऐसा क्यों? जी देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि लालू यादव ठीक इसी तरह जैसा आप लालू जी को लेते हैं, ठीक वैसा ही लालू जी के रोल को इतिहास में मैं लेता हूँ। और वो इवन सोनिया गांधी के मामले में और चीजें मैं उस पर अलग से आऊंगा क्योंकि सोनिया गांधी का एक नया परिप्रेक्ष्य में आपने बात की है, बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य मेरे। लेकिन ये लालू जी की भूमिका कह रहा हूं कि तमाम लोग टेस्ट हो गए सर सोनिया के मामले में। शरद पवार की राजनीति आप देखिए क्या हुआ, फिर क्या यू टर्न हुआ। तमाम लोग महिला विरोधी पोजीशन पे थे। लालू यादव एकमात्र नेता थे जो ठोस महिला पक्षधरता के साथ भी खड़े थे। तो आरएसएस के किसी ट्रैप में लालू प्रसाद जी नहीं आते, इसलिए लालू प्रसाद जी को तो ड्यू रिस्पेक्ट वैचारिक रूप से भी इस किताब पे है। नीतीश जी के मामले में हमने विश्लेषण की कोशिश की है, और आपने देखा होगा एक जगह हमने यहां तक लिखा कि नीतीश जी अश्वत्थामा हो गए। तो यह जो अश्वत्थामा होना है, अश्वत्थामा का जो पूरा कैरेक्टर है महाभारत, क्योंकि राहुल जी को भी मिथक बहुत प्रिय है, तो मिथकों से हमने बहुत गुजारा है इसको। अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो एक अच्छे दोस्त का कैरेक्टर है। एक प्रताड़ित अश्वत्थामा जो सामंती उसके प्रताड़ना झेलता है पिता का, और वो पिता से भी अलग जा रहा है, वो पूरा कैरेक्टर देखा जाए तो वो, लेकिन अंततः उसने इतिहास के साथ जो करने की कोशिश की, वो जो मिथक कहता है,
उसका जख्म यहाँ रिश्ता रहता है। तो वो प्रतीक से तो मैंने कहा, लेकिन समझने की हमने कोशिश की नीतीश जी कर क्या रहे थे, या इंडिया गठबंधन से जो हमें सूचनाएं मिली, जो बैठकों से मिली, आपने देखा होगा हमने एक बड़े नेता नाम लिए बिना के हवाले से बहुत सारी बातें कही। तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बहुत कैजुअल बैठकें करती थी, अंतिम बैठक भी बहुत कैजुअल था। जब सारे सीनियर लीडर बात कर गए हैं तो राहुल जी को ये कहना, जब सोनिया जी ने कह दिया कि अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे खड़गे जी और कन्वेनर होंगे नीतीश। कन्वेनर का मतलब पद नहीं होता है सर, आपसे बेहतर राजनीति को तो आपने बहुत करीब से, आपकी भूमिका भी रही है। तो कन्वेनर का अर्थ था कि बहुत सारी सीटें, फूलपुर की सीट कौन लड़ेगा, तो हरियाणा का जो है कोई भी सीट कौन लड़ने वाला है, चंडीगढ़, ये सब चीजें बहुत कुछ मायने रखता है। नीतीश चूंकि फॉर्मूला लेकर आए थे, अंतिम हम जिसको कहते थे, आप क्या भी कहते रहते थे चुनाव के पहले, हम तो खुद शौक थे, तो हम कहते थे कि जो है ये अपना बायोडेटा बनाने आए। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था ये कहने के कि अपने बायोडेटा के नीचे इन्होंने अश्वत्थामा लिख लिया। तो अश्वत्थामा की भूमिका में गए, लेकिन मूलतः जो उनकी जो तैयारी थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, वो चूंकि खग जाने खग ही की भाषा, 20 साल की पूरी स्ट्रेट ये रहा है नरेंद्र मोदी। और एक दो चीजें वो हुई, एक तो कि आरएसएस का जो चुनाव स्ट्रेटजी से लेकर के जो एजेंडा था वो था हिंदुत्व प्लस विकास। नीतीश जी ने हिंदुत्व प्लस सामाजिक न्याय का, जिस सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं वो दिया, और 2 मुद्दे दे दिए सर। वो मुद्दा काम करता, जाति गणना अब मुद्दा नहीं चलेगा, जाति गणना होना चाहिए, लेकिन जाति गणना अपने आप में कोई आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। तो नीतीश जी ने 2 चीजें दे दी, अति पिछड़ों का वोट ये बढ़ा दिया जो हमने उसको मेंशन किया है, और 9वीं अनुसूची में डालो, ये एजेंडा दे दिया था जो प्रधानमंत्री को, जिसको कहते हैं कन्हैया कुमार की भाषा में कहें कि कुर्ता खींच करके हम बात करेंगे, वो कुर्ता खींचने वाले मुद्दे थे। ये मुद्दा आप लूज कर गए। आप नीतीश जी का आखिरी स्टेटमेंट देखिए जिसमें वो कहते हैं, इस बार उन्होंने लालू जी पर कोई अपना भड़ास नहीं निकाला था, एक वाक्य में राहुल जी की तरफ इशारा किया था कि लेने दो, जो श्रेय ले रहा है ले रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने आपको कहा कि सेंटर में कांग्रेस है, सेंटर में राहुल जी हैं, रियल टाइम में एक्ट करते, तो इन सब को लेकर के राहुल जी एक भूमिका से चूक गए, जिसको हमने अंतिम में कहा जो इन्हीं के भाषण इसमें कि कृष्ण जो है राजसूय यज्ञ में पैर धोना स्वीकार करता है। यदि राहुल जी ने पैर धोना स्वीकार कर लिया होता तो ये जो पुराने लीडर्स हैं वो सर वहां उनको जो दूल्हा बनाने का लालू जी का प्रस्ताव था, सब कितना कुछ खुशनुमा था, कितना कुछ एक डायरेक्शन में जा रहा था, वो सब ये था नीतीश जी को लेकर के मेरी जो धारणा है ये। जी नहीं, मैं और एक और चीज जोड़ दूं, हालांकि किताब से मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसको जोड़ रहा हूं कि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी आज तक का पाप के बराबर काम किया वो 2009 में जब लालू को इन्होंने मंत्री तक नहीं बनाया। अगर सीटें कम आई थी, वो सीटें कम और ज्यादा का कोई मतलब नहीं था, लेकिन 2009 में लालू जब आपके साथ खड़े थे और उनको आपने मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं दी थी, वो मुझे लगता है वो पाप का काम हुआ, और मैं इस पाप और पुण्य को मानता हूं, तो मेरे हिसाब से वो पाप का ही ये सब प्रायश्चित हो रहा है। खैर, एक चीज 2013 की घटना सर, 2013 की घटना से लालू जी बाहर चले गए। वो 3 राहुल जी पाठक पढ़ेंगे, राहुल जी का 3 जो इतिहास के साथ बड़ा अन्याय कर दिया उन्होंने। 3 है, वो पहला तो सोनिया जी, दूसरा लालू जी, और तीसरा भारत का इंडिया गठबंधन ही हो गया। तो ये है। जी मैं एक चीज और कहूंगा, हिंदी थिएटर की सिविल सोसाइटी में देखिए, आपने तो नाम लिया है और बहुत इज्जत के साथ किया, एक दिन हम लोग चैनल पे भी ले लिए थे। एक विशेष व्यक्ति जो है वो इसको हाईजैक करते हैं, और वो दुख इस बात का होता है, उस व्यक्ति का एक समय बहुत आदर था। एज अ सेफोलॉजिस्ट मैं योगेंद्र यादव जी को बहुत, लेकिन योगेंद्र यादव जी को अपनी भूमिका अब तय करनी होगी, क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं सबको। योगेंद्र जी पॉलिटिकल लीडर हैं कि योगेंद्र जी सेफोलॉजिस्ट हैं कि योगेंद्र जी पत्रकार हैं, इन तीनों भूमिकाओं में, और कि एक्टिविस्ट हैं, उनकी 4-5 भूमिकाओं में रहते हैं, और वो अपने हिसाब से अपने हैट बदलते रहते हैं। मतलब वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाएंगे, फिर वो भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा के 10 दिन बाद एक नया भारत जोड़ो अभियान करके अपना चालू कर देंगे, उसका बैंक अकाउंट खोल लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सब लोग ज्यादा जो जो चगड़पना है, हम एक यूज कर रहे हैं वर्ड, मालूम नहीं बिहार में यूज होता है कि नहीं, जो एक चगड़पना है वो अमित शाह और मोदी जी टाइप लगता है। उसमें उनकी मैं विद्वत्ता उनकी उसमें नहीं कमी कर रहा हूँ, लोग बहुत इससे गुस्सा भी होंगे। तो ये जो हिंदी क्षेत्र की सिविल सोसाइटी है उसको तो
उसको खराब करने में हमारे ही लोगों को का हाथ रहा है, हमारे ही उन समाजवादी और साथियों का हाथ रहा है जिन्होंने सो कॉल्ड किशन पटनायक और किसकी विरासत की बात कर रहे हैं। उस पे मैं जरा एक सिविल सोसाइटी पे भी आपने ठीक से लिखा है इसमें, उस पे आपका थोड़ा विस्तारित और करना चाहूँगा। जी। आनंद सर, आपके समाजवादी समूह में समाजवादियों से मैं जुड़ा रहता हूँ, बहुत स्नेह प्राप्त होता है, हमारे पुराने लोग आपके दौर के लोग भी हैं। तो आपके लोगों में एक प्रवृत्ति है, वो राजनारायण प्रवृत्ति कहते हैं। तो जिसको सब कुछ हो गया तो जिसको बनी हुई खीर में नमक डाल देना है। तो ये प्रवृत्ति पता नहीं यार योगेन जी में साथ लेकर, हालांकि आपने देखा होगा कि योगेन जी को लेकर उनके व्यक्तिगत उसमें मेरा कोई दुराग्रह भी नहीं है, बल्कि मैं एक सुझाव भी देता हूं कि राहुल जी क्यों नहीं कन्हैया कुमार को जितना वो अमलतास की तरह उनके कंधे पर हैं, उससे ज्यादा योगेन जी उनके लिए फ्रूटफुल होते हैं। लेकिन योगेन जी की बेचैनी निश्चित तौर पे उनके साथ आपको उनकी इस भूमिका में, जैसे 2-3 प्रसंग ऐसे हैं उनकी भूमिकाओं का जो मैंने किताब में भी चर्चा की है। जब 2006 में आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने लागू किया, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ, योगेन जी को याद आ गए अर्जुन सिंह। अब राहुल जी अर्जुन सिंह का भी नाम नहीं लेते। राहुल जी को भूमिकाएं बीपी सिंह को आगे बढ़ करके बात करने की थी, हो गया। वो बीपी सिंह वो हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अपने डायलिसिस के बावजूद भूमिकाएं निभाई थी। तो बहुत सारी चीजें, खैर। तो योगेन जी 2006 में भी जो रियल टाइम की बात है, वो सेकंड मंडल जिसको कहा जाता है, तो उस समय योगेन जी का और सतीश देशपांडे बहुत ईमानदार विश्लेषक हैं कास्ट के, उनके लेख आए और वो जेएनयू फॉर्मूले पे रिजर्वेशन को लेकर के आ रहे थे, जो हम लोग को डाइल्यूट करता हुआ दिख रहा था उस वक्त भी, अन्ना हजारे के वक्त भी। तो हर बार इनकी भूमिका ऐसी लगती है कि एक बेचैन, जैसे कोई बदलाव के लिए बहुत बेचैन, उस बदलाव में वो अपनी भूमिका खोजता है। जी जी जी, ये संकट है। यदि उसमें उनकी अपनी भूमिका नहीं हुई तो वो बाहर, उनको सब कुछ ये लगता है। तो जो व्यक्ति कांग्रेस खत्म हो जाए वाली बात कर रहा है, वही व्यक्ति आगे चल करके तुरंत उसमें चले जा रहे हैं। फिर आप राहुल गांधी को, आप 2006 में जो फॉर्मूला दे रहे हैं, वो राहुल गांधी को आज वो फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहे? यदि आपकी राहुल गांधी से डायरेक्ट आपके संवाद जोन है, या डायरेक्ट ना भी हो, तो वो माहौल आना चाहिए। 2006 फॉर्मूला ये था कि जो अति पिछड़ा समुदाय है, या जो मार्जिन के लोग हैं, अति पिछड़ों में भी जो महिलाएं हैं, जेएनयू फॉर्मूला है वो, बेसिकली जेएनयू में जो ग्रेड फॉर्मूला है, तो वो सब तक ये न्याय पहुंचे। तो आप राहुल जी को लेकिन रख रहे हैं 90s के दशक में, ओबीसी की बात कर रहे हैं आप। तो आपकी जो भूमिका जब होनी चाहिए वो नहीं करते हुए आप, और कई बार शिफ्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो किताब में मैंने बहुत शिद्दत से बात की है, हालांकि उनका अपना लीनेज हाई है। अब मुझे लगता है कि एक वक्त में आकर रिटायर भी हो जाना चाहिए आदमी को, और उस वक्त में लेखन और उस पर चिंतन पे यदि वो करते तो ज्यादा बड़ा योगदान समाज को दे रहे होते, डिबेट और दूसरी चीजें हो रही होती। एक अंतिम एग्जाम्पल जो किताब का प्रसंग से बाहर है, वो ये है कि पुणे में वो अभी गए, अभी चुनाव शुरू हुआ है, बहुत दलितों का और बुद्धिस्टों का बड़ा पक्ष अभी भी कांग्रेस के साथ है। उस वक्त में एक राइवलरी पैदा करना, प्रकाश अंबेडकर करते रहते हैं, जो कर रहे हैं करेंगे, वो अपने पोजीशन पे करेंगे, लेकिन आप एक राइवलरी पैदा करने जा रहे हैं। आप ठीक अकोला में कार्यक्रम कर रहे हैं, और अकोला जो सबसे बड़ा गढ़ है प्रकाश अंबेडकर का, और चुनौती दे रहे हैं, कहने मत करो प्रकाश अंबेडकर को। ये चीजें करने से बचनी चाहिए। उसी योगेंद्र यादव का एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में आया, और वो बहुत अच्छा लेख है कि आप किसी भी वोट को किसी भी पक्ष में फॉर ग्रांटेड दे देंगे। वो डेमोक्रेट, ये अमेरिका का रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बात करते हैं, वो उसका एग्जांपल देते हैं ब्लैक्स के मामले में। वो लेकिन वो सलाह लेकर जा रहे हैं कि आप अपने वोट को दलितों को, और वो सबसे प्रबुद्ध समाज है सर महाराष्ट्र, मराठों से ज्यादा प्रबुद्धता के मामले में, वर्चस्व के मामले में नहीं। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। तो अति एक्टिविटी भी कई बार संकट पैदा करती है। तो इसलिए हमने कहा कि योगेन जी को थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। जी, मैं अब आपके अंतिम उस पे आ रहा हूं, और जो मुझे स्त्री काल का संपादक 2 जगह दिखाई दिया, जो महिलाओं की बात का बहुत मुखर होकर उठाता है, और एक जगह मैं उन दोनों इंसिडेंट को बता दे रहा हूँ। स्त्री काल का संपादक संजीव चंदन जी जब कहते हैं कि एनी राजा जी जब वायनाड से लड़ने की बात कर रही थी, तो राहुल गांधी को विड्रॉ कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल में
उसी समय अगर आप पॉलिटिकल गणित की भी बात करते हैं तो दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि एनी राजा जी को अगर स्वयं जाके वहां कर रही थी तो मेरे हिसाब से वहां कोई विड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वही संजीव टंडन इस मामले में कंसिस्टेंट रहते हैं स्त्रियों के मामले में, कि सोनिया गांधी को एक नए परिप्रेक्ष्य की जब बात वो करते हैं तब वो सोनिया गांधी का, और वो परिशिष्ट में है इनफैक्ट उसकी ठीक से भूमिका। जी बिल्कुल, गोवा में मैंने 2005 में वो पेपर पढ़ा था, वो पेपर है। वो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो पितृ वाली सोसाइटी है, जिसमें आप महिला को एक उस तरह से देखते हैं कि घर में काम करने वाली, ये कैसे आगे हो सकती है, पुरुष ही का, उस समाज की जो आपने व्याख्या की वो नई तरह की व्याख्या, मैंने उस तरह से इसको इससे पहले इस पे कभी सोचा भी नहीं था। उसके बारे में थोड़ा दर्शक को बता दें कि ये दोनों चीजें एनी जी को जब आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्त्री काल का संपादक हावी है, कि स्त्रियों का भाई अगर कहीं है तो उनको उनको आप थोड़ा 2 कदम पीछे हट के भी उनको आगे उसमें सर एक पॉलिटिकल डायलॉग चला था, पॉलिटिकल डायलॉग वामपंथी पार्टियों की तरफ से था, सीपीएम सीपीआई की तरफ से राहुल जी की तरफ मैसेज जा रहा था कि आप वहां से चुनाव बैनार मत लड़िए, आप मत लड़िए, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़े। उनके उसका प्रस्ताव इस वजह से था कि आप जब लड़ते हैं वहां से तो भाजपा को ये मौका मिलता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और बड़ी छवि है, राहुल जी हैं वहां। उनका प्रस्ताव था कि आप भाजपा और आरएसएस को हेड ऑन करें और साउथ के किसी ऐसी सीट से, सुरक्षित सीट से ही लड़ें। नेताओं को, ऐसे बड़े नेताओं को सुरक्षित सीट से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि वो वहां एंगेज हो जाएंगे, ज्यादा नेसेसरी वो स्मृति ईरानी टाइप कुछ करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो वो प्रस्ताव था, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तब अंततः उसकी अंतर कथा और भी है, कैसे वो एनी का नाम जाता है, एनी का डिनायल है, एनी कहाँ है, उसमें कथा उनकी अपने वामपंथी पार्टी। तो मेरा उस पक्ष फिरा, तो वही जो आपने कहा कि स्त्री काल का वो हावी हो जाता है, तो वहां मुझे लेकिन वो लगा कई बार जो मोदी करते हैं वैसा करते हुए, क्योंकि महिला रिजर्वेशन का आप गौर करें, सोनिया जी चिट्ठी लिखती हैं, राष्ट्रपति चिट्ठी प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, राहुल जी चिट्ठी लिखते हैं। हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम में, हमारे स्त्री काल और हमारा जो पब्लिकेशन है उसके प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू आकर बोलते हैं महिला रिजर्वेशन जरूरी है। सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे सोनिया जी की चिट्ठी, राहुल जी का प्रेशर से महिला रिजर्वेशन आने वाला है, लेकिन मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन की कहानी अपनी ओर ले ली। तो मेरा यह था कि एक लार्जर इमेज, लार्जर इसके छवि देने के लिए वो यही कहते हुए, प्रस्ताव तो कुछ और था वामपंथी पार्टियों की ओर से, तो आप ये कहते हो कि हमारी कॉमरेड लड़ रही है लंबे दौर से महिला कॉज के लिए, तो आप उस सीट को छोड़ते तो इंडिया का, क्योंकि सबसे ट्रस्टेड अलाई इनका वामपंथी पार्टियां ही हैं। आप उद्धव ठाकरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो स्थिति अभी इलेक्शन के दौरान थोड़ा थोड़ा दिमाग में, महाराष्ट्र में सब चल रहा है, 2 लोगों पे ट्रस्ट को लेकर के, अजित पवार को लेकर के और उद्धव ठाकरे को लेकर के ऐसा जा रहा है। तो मेरे सामने ये स्त्रीवाद का भी मामला था। थोड़ा लगता है जैसे आपने, एक होता है महाआख्यान की तरह चीजों को सोचना, तो मैंने महाआख्यान की तरह भी एक प्रस्ताव दिया कि आप यदि ऐसा करते तो राहुल लार्जर होते। ये था सोनिया जी के साथ सबसे, मैंने वही सिर्फ नहीं किया है सर, बल्कि आपने देखा होगा मैंने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाही। सोनिया की दृढ़ता, मैंने नीरजा चौधरी वाली किताब से उसका ये किया है। सोनिया इस जमीन से बाहर की हैं, सोशल जस्टिस उनके फैब्रिक में है, और भारतीय संदर्भों को धीरे धीरे उन्होंने बहुत कायदे से समझा। उनके साथ भारत के की राजनीति ने और भारत के समाज ने अन्याय किया है, जितना बड़ा स्वागत होना चाहिए था उनका। तो वो चाहे वो प्रसंग हो जिसमें नीरजा जी कहती हैं कि राजीव, इफ यू कैन नॉट कन्विंस मी, हाउ कैन यू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया, सावानो प्रकरण में वही इंदिरा जी कहती हैं कि सोनिया को मत बताना जो राजीव गांधी का आरएसएस के लोगों से और वो मुलाकात कराते हैं, मुलाकात अनिल बाली वाला जो प्रसंग है, तो कपिल मोहन और अनिल बाली। हाँ बिल्कुल। प्लस सोनिया, लोग बड़े पैमाने पे इसको खारिज कर सकते हैं कि सेफ्टी बॉल आदि इत्यादि, लेकिन सोनिया जी के होने के कारण हमने देखा कि भारत में कितने सारे अधिकार का जो प्रसंग था, कई बार सोनिया बेहद बिट्टो लेकर के आती थी जिसका नेगेटिव प्रसंग है बीजेपी, लेकिन वो पॉजिटिव है भारतीय इतिहास में। तो हमने कहा कि वो राहुल जी से वो सीखा जाए। उनके साथ क्या हुआ कि जब ये चीजें शुरू हुई तो शरद पवार भी बहुत नॉन सेकुलर और एंटी वुमन आदमी नहीं है। सुप्रिया सुले की ग्रूमिंग को ही समझा जा सकता है, और अंततः जब तक सुप्रिया अनिच्छुक थी, जब तक वो धारावी बारावी में काम करती थी आदि इत्यादि, तो राजनीति से बाहर थी।
अजित पवार सामने लगता था कि वो पट्रियार्क है वहां, सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में शरद, जो हमने लालू जी के बारे में कहा, लालू जी स्टैंड लेकर के वो रहे, तो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में वो वहां भी ये होते हैं, मतलब वो भी अलग हो जाते हैं, वो भी कायदे से तो सोनिया का जो ड्यू है वो नहीं मिला। और उस समय मैंने जो पेपर पढ़ा था उसमें थोड़ा कांग्रेस की भाषा और वोकेबलरी पर भी सवाल किया था कि क्या राजीव की विधवा, राजीव जी की विधवा हैं और सूट करता है, कई बार चुनाव में सूट करता है, लेकिन उसको आप ऐसे व्याख्या के तौर पे नहीं ले जाएं। सोनिया एक व्यक्तित्व है जो आती हैं भारत की नागरिक होती हैं और भारत की राजनीति और भारत के समाज को वाजबता उन्होंने पॉजिटिवली प्रभावित किया है। पॉलिटिकल भी है, श्रूड पॉलिटिशियन की तरह अपने को विकसित। वही मैंने राहुल को कहा कि मां के गोद में जिसको कहते हैं बैठना, हालांकि उस छवि से न लिया जाए, पप्पू वाली जो छवि है, लेकिन आप मां से सीखिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही उसी सेंस में है। तो सोनिया को लेकर के तो निश्चित तौर पे, और इसीलिए इस किताब का समर्पण सोनिया गांधी को। मुझे लगता है कि अंतिम जो बैठक हुई उस बैठक में सोनिया फॉर्मूला कायदे से अब, लेकिन उसमें एक चीज है, माँ होती है, कई बार माँ जो होती है वो तो माँ की भूमिका में कई बार मुझे लगता है कि उनका पॉलिटिशियन पीछे छूट जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अभी इसमें क्योंकि बहुत से इसमें नए वो हैं और ये तो हर चैप्टर अपने आप में वो है। मैं दर्शकों को बता दूं, अमेज़न पे ये किताब उपलब्ध है, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं। मैंने फिर कहा कि इस समय की कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में जो राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो केवल राहुल गांधी इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत से प्रश्न, जब प्रश्न आपके मन में भी उठेंगे और उसके आंसर आपको भी ढूंढने हैं। संजीव जी ने एक अच्छी बात ये कही है कि उन्होंने अंत में ये सामूहिक जिम्मेदारी बताई है कि ये सबकी ही जिम्मेदारी है कि अगर इस समय देश के जो फैब्रिक हमारा तार-तार हो रहा है, उसको अगर कहीं कुछ करना है तो उसका ऑल्टरनेटिव हमको और आपको सबको ढूंढना है। राहुल गांधी उस व्याकुल मन के नायक के ऊपर भी अगर लगाम लगानी है और उसको भी अगर रास्ता दिखाना है तो वो भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी। संजीव जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।